डे 2 में हम देखेंगे फाउंडेशंस ऑफ सक्सेस इंडक्शन प्रोग्राम फॉर द बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। ओके, कल हमने देखा था कि एजुम रजिस्टर की जिस प्रोसेस की क्या वो प्रोसीजर है वो हमने ऑलमोस्ट देख लिया था कि कुछ प्रोफेशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल कोर्सेज करने के बाद आप आपका जो ड्रीम जॉब है वो पा सकते हैं। और उसकी जो प्रोसीजर है वो हमने कल एक शॉर्ट में डिस्कस की थी। उसकी प्रोसीजर कुछ पार्ट में हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे, बहुत ही नैरो जाके। आगे देखते हैं कि कुछ ये वो कोर्सेज थे जो हमने एक उसका पैकेज बनाया। टोटल ये 6 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है। एंड फर्स्ट वन इज अ जनरल बैंकिंग। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मोस्टली हो सकता है कि आप में से कोई कल ना हो कल के सेशन में, तो उन्हें भी वो समझ में आ जाए कि ये टोटल 6 कोर्सेज है हमारे पास में, जिसका एक पैकेज हमने बनाया हुआ है। और इन्हीं 6 कोर्सेज को आपको अगले 3 महीने में कंप्लीट करना है, पढ़ना है, उसके सर्टिफिकेशंस लेने हैं। एंड आफ्टर दैट हम आपको प्लेसमेंट करके, आपकी जो प्लेसमेंट है वो करके देंगे। आपको किसी ना किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनीज में आपकी जो प्लेसमेंट है वो करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट वन इज अ जनरल बैंकिंग, सेकेंड वन इज अ सर्टिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं इसलिए क्योंकि यही सारी चीजें और डीपली हमारे जो ट्रेनर है वो आपसे डिस्कस करेंगे थोरली। थर्ड वन इज NISM, शॉर्ट फॉर्म कहेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। इसका V triple I दैट इज कॉल्ड 8, वो रोमन में 8 लिखा हुआ है। इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है NISM की तरफ से। नेक्स्ट है NISM VA, एक्चुअली वो V नहीं है, वो 5 है, तो इट्स अ 5A। ओके, सो अगेन इन द रोमन। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है NCFM, NSE सबको पता होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमिक सर्टिफिकेशन मॉड्यूल। इनका भी एक बैंकिंग सेक्टर का मॉड्यूल आता है। ये पांचों जो कोर्सेस है कंप्लीटली डोमेन इनका जो है वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं। और आफ्टर और लास्ट में एक्सेल फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस, वो भी स्पेशलाइज्ड होगा कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से। ओके, तो ये टोटल 6 कोर्सेस है जिसके आज बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में, और आपको यही करने हैं। हम आपको पढ़ाएंगे अगले 3 महीने तक, और उसके बाद आपको प्लेस भी कर देंगे। आपको कहीं और आपका रिज्यूमे लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है हम खुद ही करा देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो ये कोर्स होने वाला है वो कोर्स, उसका वीकली टाइमिंग शेड्यूल क्या होगा। ओके, तो इसकी जो टाइमिंग्स है हर रोज शाम को 7 बजे होगी। ये जो टाइमिंग्स आपको मतलब जो आपके जो मेन जो कंटेंट है, देखिए यहाँ पे कुछ आपको सर्कल शो हो रहा है, तो उसमें से फर्स्ट सर्कल को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। 4 लेक्चर्स इन अ वीक। ओके, ये जो 4 लेक्चर्स हैं आपके, ये कंप्लीटली आपके डोमेन के ऊपर। ये जो 5 जो आपने फाइनेंशियल कोर्सेस देखे अदर देन एक्सेल, वो एक्सेल के अलावा जो 5 थे, उन पांचों के लिए जो लेक्चर होगा वो शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक होगा, हर रोज 4 दिन, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक। ओके, प्लस उसके बाद में फ्राइडे को आपका एक लेक्चर होगा एडवांस एक्सेल का, जिसको जो रिलेट करेगा कंप्लीटली फाइनेंशियल सेक्टर में जो एडवांस एक्सेल यूज किया जाता है उसे लेकर। प्लस एक और लेक्चर होगा आपका मोस्टली ऑन द सैटरडे, वो होगा स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर उसके अंदर इंटरव्यू टेक्निक्स होगी, या फिर उसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके उनके जो व्यूज है वो आपके सामने रखेंगे, ताकि आप हमारी जो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री है ऑल ओवर द इंडिया, इसे आप बहुत अच्छे से जान सके। इसके क्या फायदे होंगे, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आफ्टर दिस नॉलेज, वो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होता है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे किसी के सामने, तो एग्जैक्टली आपका जो कॉन्फिडेंस शो होगा वो रिफ्लेक्शन देता है आपको। ठीक है, आपका जो अंदाज होगा आगे भी फ्यूचर में काम करने का, वो भी एक अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पास अगर आपके पास नॉलेज है तो आप चीजों को कंपेयर कर पाओगे कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा महाराष्ट्र कहाँ पे है, मेरा दिल्ली कहाँ पे है, मेरा हरियाणा कहाँ पे है, वहां पे कितना बिजनेस है, मेरे स्टेट में कितना बिजनेस है, इस स्टेट में कितना बिजनेस है।
हम यहाँ से वहां का बिजनेस कंपेयर कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? अगर हमें नॉलेज है तो वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? दिस इज फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। ओके, उनके व्यूज आपको दिखाएंगे कि कितना टर्नओवर किस बैंक का किस सेक्टर में है, कहाँ पर है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये एक एक चीजें है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ऑब्वियसली हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी पार्ट आपको इसके इसी के अंदर कवर करके देने वाले हैं। आपको अलग से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, वीकली वन एक क्लास होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो कवर की जाएगी। इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू टेक्निक्स में आपको उंगली पकड़ के सिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे फोकस करना है, हर उस चीज को कैसे टैकल करना है। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे आपका आपकी शर्ट की कलर क्या होनी चाहिए, आपका पैंट का कलर क्या होना चाहिए, आपके शूज कौन से होने चाहिए, किस टाइप का बेल्ट होना चाहिए, कौन से कलर का बेल्ट होना चाहिए, आपकी हेयर ग्रूमिंग स्टाइल्स ये क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपका चलना कैसा हो, आपका बोलना कैसा हो, आपका आप अगर हाथों को फोल्ड करके रखते हैं इस तरीके से तो वो किस तरीके से फोल्ड करना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ना उसी पर्सनैलिटी और इंटरव्यू टेक्निक्स के जो लेक्चर्स होंगे उसी के द्वारा आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसी पैकेज में सिखाई जाएगी। इसके लिए कोई कोई अलग से चार्जेस नहीं है आपके पास आपको देने। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग। ओके, अब देखिए टोटल 6 कोर्सेस है। ठीक है, टोटल 6 कोर्सेस को हमने कैसे पढ़ना है, इसकी क्या मेथड्स है। ऑब्वियसली हमें हर वो जो कोर्स है उस कोर्स का एक ड्यूरेशन होगा, उसमें उसे फिनिश करना है हमें और नेक्स्ट कोर्स की तरफ जाना है एक एक करके। ओके, तो ये जो चीजें हमें सीक्वेंसली फॉलो करनी है उसका सीक्वेंस कैसा हो, ओके ये देखते हैं अभी। सबसे पहले तो आपको डेली लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं। मैंने कहा डेली लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डेली लाइव क्लास करना क्योंकि एक अगर सीक्वेंस बना रहेगा तो आपका कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, और अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा तो आपकी जो एक लिंक है वो बनी रहेगी, और लिंक बनी रहेगी तो आपका जो सिलेबस है वो प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट होगा, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपका नॉलेज कंटिन्यूअसली गेनिंग में होगा, तो आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी इस केस में, और उससे आपका टाइम भी बनेगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सिंपल है, और आप चीजों को फटाफट कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, हमें कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना है, इतने सारे साल नहीं देना है जिसे हमने जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत टाइम दिया था, छोटा सा सिलेबस पढ़ने के लिए हम लोग बहुत टाइम देते थे। यहाँ पे अब ऐसा नहीं करना है, वी आर प्रोफेशनल्स नाउ। ओके, तो इन चीजों को समझिए आप कि हमें अब ज्यादा टाइम जो है वो मैक्सिमम पढ़ाई पे देना है अगले कुछ 3 महीने, और हमारी जो ये जो कोर्सेस है इसे फटाफट कंप्लीट करते हुए सर्टिफिकेशंस लेकर जाना है। तो आपको जो डेली लाइव क्लासेस अटेंड करने हैं, आप हमारी वेबसाइट है एजू मैजिस्टर की, वहां से भी लॉग इन करके साइन अप करके जा सकते हैं आगे। अगर नहीं है तो आप मोबाइल से भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, और दोनों में जो लॉगिन आई अगर आपने कहीं से भी साइन अप कर लिया है तो आपको सिंपली डायरेक्टली लॉगिन करके डेली जो लाइव सेशन होता है वही ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में देखते हैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डेली सेशन में ही आपको क्लियर करने हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई घबरा रहा हो, हेजिटेशन फील हो रहा है आपको। ठीक है, कोई किसी को कुछ नहीं पड़ा है आपके करियर को लेके, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किसी और को कुछ भी नहीं पड़ा है आपके करियर को लेके, ये आपका काम है कि अगर आपके ट्रेनर आपको पढ़ा रहे हैं जी लगाकर, तो अगर आपको उसमें से थोड़ा भी डाउट हो या कुछ और एक्स्ट्रा माइंड में आपके सवाल आ गया हो तो वो आपको उसी दिन पूछना है। अगर नहीं पूछने की हिम्मत है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कैसे भी लिखिए, लेकिन उस डाउट को आपको क्लियर करना है। क्यों क्लियर करना है? देखिए उसमें आपका तो फायदा है ही। ओके, लेकिन हो सकता है कि आप ही की तरह कोई और भी हेजिटेट हो रहा हो। ओके, और वो भी ये सोच के रुका हुआ कि कोई और पूछ लेगा। ठीक है, तो किसी और का इंतजार नहीं करना है, आपको आपका जो डाउट है वो तुरंत उसी वक्त
आपको उसी सेशन में सर एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं क्लास में, उस वक्त आपको वो डाउट पूछ लेना है। अब अगर मान के चलिए कि 15-20 मिनट हो गए मेरे सेशन को और मुझे कुछ पूछना है, तो ऐसे में आप वो प्रॉपर सिचुएशन देख के पूछ सकते हो। अदरवाइज आप छोटे सा एक नोटबुक लेके बैठना है आपको लेक्चर में, ताकि अगर आपको कुछ डाउट रहे तो आप वो लिख ले और एट द एंड ऑफ द सेशन आप उसका समाधान कर ले ट्रेनर के साथ में बात करके। ओके, तो बस इतना है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उसी दिन उसको क्लियर करना है। चीजों को क्लियर करते जाइए, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में आता है कंप्लीट योर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑन टाइम। देखिए ये आपके बाजू में मैंने एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आपके सामने आएगा हर एक कोर्स का। उसके अंदर लिखा होगा कि चैप्टर 1 का हिंदी वर्जन का रिकॉर्डेड इसमें है, उसके बाद है चैप्टर 1 का ही इंग्लिश वर्जन भी इसके साथ में है, उसके नीचे होगा चैप्टर 1 की भी मॉक टेस्ट इसके साथ में है, उसके नीचे है चैप्टर 1 की ब्रीफ वर्क बुक इसके साथ में है। ओके, तो देखिए ये बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसका फायदा लेना है। ओके, आपको उसका फायदा लेना पड़ेगा, हमने सब कुछ वहां पर रेडी करके रखा है। और ध्यान रखिए ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, चैप्टर 1 हिंदी वर्जन, चैप्टर 1 इंग्लिश वर्जन, ये रिकॉर्डिंग लेक्चर इसलिए बने हुए हैं कि बाय चांस अगर आप गलती से किसी लेक्चर को मिस कर जाते हैं बाय एनी रीजन, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वो आप देख सकते हैं कभी भी आपके टाइम के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वही देखना है आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, आपको लाइव क्लास के लिए टाइम निकालना है। आप लाइव क्लास करेंगे तो आपके जो मतलब माइंड में जो नॉलेज भरेगा वो बहुत अच्छे से भर जाएगा, और आपका जो कम्युनिकेशन, कोई जब लाइव पढ़ाता है ना तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। ओके, और एक वो लिंक बनी रहेगी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग लेक्चर के बेसिस पे ही मैं अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करूंगा, तो दैट विल क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, अपना हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी थोड़ा सा कम होते होते जाएगा आपका, और आपके अगर मन में कुछ डाउट है तो वो भी आप वहां पे क्लियर नहीं कर पाएंगे तभी के तभी। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरीके से लॉस है। आप जहां तक हो सके लाइव क्लासेस ही अटेंड कीजिए। ये जो रिकॉर्डेड वर्जन्स है, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है, वो एक तरीके से हमने एक बैकअप के लिए रखे हैं, ताकि आप अगर किसी को बाद में रिवाइज करना हो तो वो देख सकते हैं। अगर किसी का बाय चांस लेक्चर मिस होता है तो वो देख सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स। और ये जो चारों चीजें हैं आपको इसका लाभ उठाना है, ऐसा नहीं कि वो एप्लीकेशन में बस यूं ही दिख रही है आपको। उसका जैसे मॉक टेस्ट है, अभी मॉक टेस्ट पे बात करेंगे हम लोग कि मॉक टेस्ट आपको कब कंप्लीट करनी है। आपका चैप्टर स्टार्ट हो चुका है तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना शुरू कर देना है, क्योंकि कुछ सवाल जो है वो गलत भी होंगे, फिर आपको उसे फिर से रिपीट भी करना है। ओके, ऐसे रिपीट करते करते जाइए। मॉक टेस्ट चैप्टर 1 आपने दे दिया, ठीक है, 2 दिन रुक जाइए, फिर से चैप्टर 1 की मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, अगर आपका चैप्टर 1 चालू है, ठीक है, चैप्टर 2 की अगर मॉक आपका सपोज चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है तो चैप्टर 2 की मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। फिर 8 दिन बाद, 2 दिन बाद फिर से चैप्टर 1 की मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, क्योंकि क्या है ना कि आपको ये चीजें फटाफट करनी है, रेगुलर रूटीन में इसे लाना है, उसे छोड़ना नहीं है। और 2-3 बार अगर दे दोगे तो आपको वर्डिंग समझ में आएगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सोचिए, समझिएगा कि ये जो मॉक टेस्ट हमने बनाई है, ये इसके पीछे का रीजन आप समझ लीजिए कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होती है जो आपको फाइनल एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है ये थोड़ी सी फाइनेंशियल एस्पेक्ट से होती है, ठीक है। उसका जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सिंपल सिंपल नहीं है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसे वो घुमा के पूछेंगे। ओके, कोई अगर क्वेश्चन है तो उसे घुमा के पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे तो मुझे समझ में आना चाहिए, और इसके लिए क्या लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। वो प्रैक्टिस आपकी इसी में से होगी। और ये इतना पावरफुल एप्लीकेशन है कि इसके अंदर आपको कौन सा सवाल आपका सही था, कौन सा गलत था, और आपका जो गलत हुआ वो सही क्या था वो भी दिखाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें एप्लीकेशंस में होती है। आपको सिर्फ थोड़ा टाइम देना है उसको कुछ दिनों तक, और आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करते जाएंगे। आपकी मेहनत है अल्टीमेटली,
और ये सब आप ही के लिए है। इसके अलावा मॉक टेस्ट के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इट्स अ ब्रीफ वर्कबुक। आपको ये वर्कबुक जो है रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से काम में आएगा, इसका भी आपको फायदा उठाना है। अटेम्प्ट योर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। देखिए हमने आपको कहा कि थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी मॉक टेस्ट के ऊपर, लेकिन वो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट थी। ओके, वो चैप्टर वाइज थी। चैप्टर 1 खत्म हो गया, उसकी मॉक टेस्ट, चैप्टर 2 खत्म हो गया, उसकी मॉक टेस्ट, चैप्टर 3 खत्म हो गया, उसकी मॉक टेस्ट। लेकिन इसके अलावा जब अगर मैं कहूँ कि किसी कोर्स में 10 चैप्टर है, तो उस 10 चैप्टर की जो मॉक टेस्ट होगी वो इस प्लेटफॉर्म पे आपकी होगी। ओके, आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट प्रोसीजर। कि हमारी जो इंटरव्यू की प्रोसीजर होगी, प्लेसमेंट्स की प्रोसीजर होगी, वो क्या होगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है हमारी रेज्यूमे सबमिशन टू एजू मैजिस्टर आफ्टर 15 डेज। आज से लेकर 15 दिन के बाद में आपकी जो रिज्यूमे है वो आपको हमारे पास कलेक्ट करनी है। ओके, आपकी रिज्यूमे आपको हमारे पास कलेक्ट करनी है। सेकेंड प्रोसीजर हमारी होती है कि हमें 14 to 15 डेज लगते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स में। थर्ड स्टेप हमारी होती है 45 to 60 डेज इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर में। उसके बाद में हमारी प्रोसीजर होती है 60 to 75 डेज की, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है आपका। एंड लास्टली आपका जो जॉब है वो आप पा सकते हैं, जो कि आपका ड्रीम जॉब है। तो ये एक सीक्वेंस है हमारा। आप थोड़ा सा इन डेज को थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो कि आप जो रिज्यूमे हमारे पास भेजेंगे उसे शॉर्टलिस्ट करने में वगैरह सारी चीजों में टाइम लगता है। और जिस तरीके से आपके कोर्सेस आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो रिज्यूमे भी अपडेट होता होता जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, 15 डेज बाद आपको जो है आपके रिज्यूमे हमारे पास देने हैं, उसके बाद ही आपकी जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो पाएगी। और इसे ज्यादा डिले नहीं करना है ताकि आपके जो अदर जो प्रोसीजर्स है वो स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट है, आप भी हम लोग देखेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कोई कोर्स के बारे में होगा और उसे प्रेजेंट करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड योगेश सर। मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ से आगे जो ये फॉर्म है ये आपके लिए है, आप प्लीज आपका जो सेशन है वो स्टार्ट करें। थैंक यू स्वप्निल सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल वेल, और आप सभी को मेरा वॉइस प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, तो आज जो हमारा जो सेशन है वो है जस्ट ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द और हमारा जो कोर्स है उसके बारे में, कि जो भी सैंपल जो भी हमने कोर्स बनाया है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो भी उसका ब्रीफ कंसेप्ट है, किस लिए ये डिवाइस पैकेज डिजाइन किया गया है, किस लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैकेज के कौन से कोर्सेस है। ठीक है, तो ये जो 6 कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 6 कोर्सेज आपको इस पैकेज में दिए जा रहे हैं, जो कि आपको पहले ही बता दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें जनरल बैंकिंग। तो ज्यादा ये स्लाइड पर हम टाइम नहीं लेंगे, हम जल्दी जल्दी से हमारे जो ब्रीफ डिस्कशन है, जो हमारा किस पर्पज के वजह से ये कोर्सेज बनाए गए हैं, क्यों ये पैकेज बनाया गया है, और क्यों आपको पूरा पैकेज लेना चाहिए। ठीक है, मैं एक्चुअली बहुत से बार मुझे क्वेश्चंस आए हैं कि बहुत से लोगों की तरफ से, बहुत से कैंडिडेट की तरफ से हमें क्वेश्चन आया है कि हमें सर सिर्फ एक ही कोर्स करना है, हमें समथिंग ये कोर्स करना है, हमें समथिंग ये कोर्स करना है। कल के सेशन में भी हमें एक क्वेश्चन आया था कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक कोई रिसर्च का कोर्स करना है। तो क्यों हमने ये पैकेज बनाया है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारा पैकेज है, इसमें हम हमारे जो ये 6 कोर्सेज आपको दिए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है जनरल बैंकिंग। तो उसका पर्पस देखेंगे हम आज के सेशन में। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, उसके बाद बैंक एनसीएफएम बैंकिंग सेक्टर मॉड्यूल, उसके बाद एनआईएसएम के कोर्सेज, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एक्सेल। ठीक है, तो 5 जो हमारे पहले कोर्सेज है, दैट इज जो भी सीक्वेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसी सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो लाइव सेशन में हमारे ये सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। और जो 6 आपका जो चैप्टर है दैट इज 6 मॉडल जो आपका है दैट इज एक्सेल बिगिनिंग टू एडवांस, तो ये आपका साइमल्टेनियसली सैटरडे टू संडे चलता रहेगा, ठीक है। तो इस वे में हमारा ये पूरा का पूरा कोर्स चलेगा, ठीक है। तो ये 6 कोर्स में किस किस तरह से कौन से पर्पज से हमने ये डिजाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कोर्स है जनरल बैंकिंग दैट इज अ सर्टिफिकेशन इन बैंक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं फाइनेंस एंड मार्केट, बैंकिंग एंड फाइनेंस की, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं, कुछ उसमें एनबीएफसीज है, कुछ बैंक्स है, कुछ बैंक के कुछ सब्सिडरीज है, या फिर अलग अलग इंटिटीज जैसे कि ब्रोकिंग हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। तो ये सारे फाइनेंस एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में इंटर होने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एंट्री चाहिए, ठीक है। तो एंट्री जॉब एक अलग से सेगमेंट हो सकता है कि जहां पर अगर किसी को अगर कोई फ्रेशर है तो फ्रेशर को डायरेक्टली कोई मैनेजर तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए हमारा सबसे पहला कोर्स हमने बनाया है जनरल बैंकिंग। अगर आप पूरी तरीके से फ्रेशर हो, ठीक है, आपको कोई नॉलेज नहीं इंडस्ट्री का, इवन अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हो, तो भी ये कोर्स करने के बाद आपको इजीली एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगा। आज के डेट में जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में एंट्री लेवल जॉब की जो एक्सपेक्टेड सैलरी प्रोवाइड की जाती है वो 25,000 से तो 40,000 तक एक्सपेक्टेड रहती है। डिपेंड ऑन द कौन से बैंक में आप कर रहे हो, कुछ तरह से आपको एंट्री मिल रही है। तो एंट्री लेवल जॉब में भी बहुत अच्छे सैलरी पैकेज आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंट्री अगर जॉब है तो वहां पर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट जो पर्पज है, अगर आप ये आपका 7 दिन का 8 दिन का कोर्स रहेगा बैंकिंग सेक्टर मॉड्यूल, इतना भी अगर आप करते हो तो आपको स्पेसिफिक पूरा किसी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में एंट्री का जो पर्पज रहेगा हमारा वो आपका फुलफिल हो जाएगा और आप इजीली यू कैन सिलेक्टेड एज अ एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव। तो फिर सर ये एंट्री लेवल एग्जीक्यूटिव मतलब कौन से एग्जीक्यूटिव, तो ऑल, जैसे कि किसी बैंक में सेल्स में काम करना है, मार्केटिंग में काम करना है, या फिर दूसरा कोई बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव करके काम करना है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव करके काम करना है, ठीक है, या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इस अलग अलग, तो सिर्फ बैंक में ही नहीं, सारे के सारे एंट्री लेवल पे हो सकता है, ब्रोकिंग में, ठीक है, हो सकता है इंश्योरेंस में, हो सकता है बैंक में, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो जो भी एंट्री लेवल जॉब है उसके लिए हमारा क्या है, ये सबसे पहला पैकेज है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू द बैंकिंग डिस्कस करेंगे। जो भी बैंकिंग है, बैंकिंग से कनेक्टेड जो फील्ड्स है सबका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक हमें देखने को मिल सकती है, जैसे कि कोई बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज अ सेंट्रल बैंक। उसके बाद कुछ बैंक हो सकती है एसबीआई दैट इज अ पीएसयू बैंक, ठीक है। फिर हो सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर हो सकता है कॉर्पोरेट बैंक, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक। तो ये सबका डिटेल में डिस्कशन हम कहा करेंगे, इस कोर्स में करेंगे कि क्या इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कौन से टाइप्स ऑफ अदर अदर बैंक उसमें अवेलेबल है, और उन बैंक में कौन से जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करता हूँ, इफ आई एम लिविंग इन अ मेट्रो सिटी, और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है, जो मेरे रिलेटिव्स है, जो मेरा बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, और उसको हेल्प करके मुझे कौन से बैंक में एज अ अच्छा जॉब मिल सकता है, और वो जॉब में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। जॉब मिलना इज नॉट एन बिग थिंग, ठीक है। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलेगा भी, उसके साथ साथ आप उस पर प्रॉपर वहां पर अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल भी करना पड़ेगा। तो वो इजीली, कितने इजी तरीके से आप अपने जॉब प्रोफाइल को वहां पे फुलफिल कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट अ जॉब, और उसके बाद उस जॉब को अच्छी तरीके से फुलफिल करके आपको वहां पर ग्रोथ भी करना है। तो वो सारा कामकाज हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कशन करेंगे, जो कि क्या रहेगा। आई होप कि सभी को प्रॉपर ऑडियो आ रहा है, क्योंकि एक मैसेज आया है कि कुछ ऑडियो पे क्लिक करना है यार, तो प्लीज आप, आई होप कि सभी को वॉइस क्लियर आ रहा है, ठीक है। नहीं आता है तो आप, साउंड इज वेरी क्लियर, यू कैन कंटिन्यू। ओके ओके, थैंक यू, ठीक है। तो उस जॉब पे प्रॉपरली परफॉर्म करके वहां पर ग्रोथ करने का किस तरह से हम वहां पे अपने जॉब प्रोफाइल को फुलफिल करेंगे, वो भी हम सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इस मॉड्यूल में टोटल 4 मॉड्यूल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल में तो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग, कौन से एरियाज है, किस तरह से वो हो सकते हैं।
दूसरे इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन से प्रोडक्ट बैंकिंग सर्विसेज में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी बैंक में अगर काम करते हो, ठीक है, अगर आप एज अ इवन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काम करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट जिसका नॉलेज आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो पूरे बैंकिंग प्रोडक्ट का नॉलेज हम चैप्टर सेकंड में या फिर मॉड्यूल सेकंड में डिस्कस करेंगे। कौन से प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, कौन सा प्रोडक्ट कौन से पर्सन को वो अफेक्टिव हो सकता है, कौन सा पर्सन कौन सा प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। तो देर आर वेरियस टाइप ऑफ पीपल इन द इंडिया। अलग अलग सेगमेंट्स हम इंडिया के लोगों का बना सकते हैं कि कोई रूरल एरिया में रहता है, कोई अर्बन एरिया में रहता है। एज पर द सैलरी, एज पर द इनकम प्रोफाइल हम उनके अलग अलग सेगमेंट बना सकते हैं। तो कौन से सेगमेंट में बैंकिंग का कौन सा प्रोडक्ट सेल्स करना है और उनको कौन सा प्रोडक्ट देना है, वो कौन सा प्रोडक्ट इजीली वहां से डिमांड है, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस सारा चैप्टर भी हम बैंकिंग प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमको हमारे जॉब पर सर्वाइव करना है, इंटरव्यू टेक्निक्स, ठीक है। तो ये सारा ब्रीफ डिस्कशन हम हमारे फर्स्ट मॉडल में करने वाले हैं रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो नाम बैंकिंग है, जनरल बैंकिंग सिर्फ नाम है, लेकिन उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन से बैंक्स अवेलेबल है, वहां पर किस तरह से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वहां पे किस तरह से हम इजिली वो जॉब पर सिलेक्ट होके अपना जॉब प्रोफाइल अच्छी तरीके से फुलफिल करके अपना करियर वहां पे बना सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका जो टारगेटेड जॉब एरिया रहेगा वो रहेगा स्पेशली बैंक, दैट इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो जो स्पेशली पर्पस आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिस पर्पस से हम ये डिस्कस किया हुआ है, तो वो है एक बैंक एग्जीक्यूटिव में, एक एज अ बैंक में, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आपको एंट्री लेवल जॉब मिले, ठीक है। एंट्री लेवल जॉब मतलब एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, एज अ बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, या फिर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये कोर्स करने के बाद ये सारे जॉब प्रोफाइल आपके लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कोर्स रहेगा दैट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। अब बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बैंकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज अ लोन, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर आप सैलरीड हो, या फिर अगर आपको घर खरीदना है, या फिर कोई भी जिंदगी के अलग अलग गोल को अचीव करना है, तो लोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अगर आपको कार खरीदना है तो आपको लोन की जरूरत है, अगर आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है तो लोन की जरूरत है, अगर आपको टू व्हीलर भी खरीदना है तो भी आपको लोन की जरूरत है, ठीक है। अगर एजुकेशन करना है तो भी लोन की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हम बैंक में एज अ फ्रेशर करके लोन डिपार्टमेंट पे अप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो वहां पर थोड़ा सा वो आपको फ्रेशर को एक्सेप्ट करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या फिर चैलेंजिंग हो सकता है। तो जनरली जो बैंक का लोन डिपार्टमेंट रहेगा, अगर आप बोलते हो कि मुझे एचडीएफसी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में कामकाज करना है और वहां पर लोन डिपार्टमेंट में ही मुझे कामकाज करना है, मार्केटिंग या फिर फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस करके नहीं करना है, सिर्फ लोन डिपार्टमेंट में करना है, तो फ्रेशियर को वहां पे अप्लाई होना या फिर वहां पे सिलेक्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो क्या मांगेंगे, बिकॉज दे आर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, ठीक है। तो वो क्या मांगेंगे, वो एक्सपीरियंस मांगेंगे, ठीक है। तो जो लोन डिपार्टमेंट में अगर किसी को अपना करियर बनाना है, लोन सेगमेंट में अगर बिजनेस करना है या किसी भी तरह का कामकाज करना है, ठीक है, तो एनबीएफसी दैट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक एनबीएफसी करके, जो कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एनबीएफसी इंडिया में अवेलेबल है, जहां पर वो स्पेशल उनका प्रोडक्ट है लोन्स, ठीक है। तो बाकी की बैंकिंग सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोन इज द मेन प्रोडक्ट फॉर द एनबीएफसी, ठीक है। तो इसलिए जो स्पेशल लोन प्रोडक्ट है दैट इज अ वेरी मच डिमांडेड इन द मार्केट, यूजफुल फॉर एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग सेशन को सुन रहे हैं, या फिर जितने भी इंडिया में पर्सन है, उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई लोन लिया ही है, ठीक है। अभी तो कंज्यूमर ड्यूरेबल भी लोन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर किसी को अगर करियर बनाना है तो उसके लिए हमने प्लान किया है दैट इज एनबीएफसी, ठीक है। तो जिसमें हम लोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसमें हम सबसे पहले एनबीएफसी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, किस तरह से एनबीएफसी कामकाज करती है, एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी किस तरह से कामकाज करती है, उनका किस तरह से रेगुलेशन है, कौन से एनबीएफसी अवेलेबल है, कौन से लोन प्रोडक्ट तो मार्केट में देते हैं एज पर द डिमांड, ठीक है। तो देयर आर वेरियस सेगमेंट ऑफ अ लोन, जैसे कि रूरल लोन्स भी अवेलेबल है, उसके बाद कुछ व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड्स है, उसके बाद हाउसिंग लोन है, लैप है,
तो ये सब कुछ डिस्कशन हम कहाँ पर करेंगे, हमारे एनबीएफसी भी डिस्कस करेंगे। द पर्पज इज ओनली वन, दैट इज एनबीएफसी में एज अ लोन डिपार्टमेंट में कामकाज करना एज एन एंट्री। उसके बाद वहां पर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे, देन यू कैन सिलेक्टेड इन एनी बैंक, ठीक है। तो फिर यू कैन गो विद द एचडीएफसी बैंक, यू कैन गो विद द आईसीआईसी बैंक, यू कैन गो विद द एक्सिस बैंक, जो कि हमारे बड़े बड़े नाम है इंडिया के, ठीक है। उसके बाद कौन से मार्केट में लोन्स की डिमांड है, तो देयर इज हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, और इस तरह के कौन से लोन है उनके सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन उसमें किस तरह से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जॉब्स अवेलेबल, तो कौन से कहाँ पर हमें जॉब मिलेंगे इसमें, तो जो भी एनबीएफसी है, ठीक है, तो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ एनबीएफसी है, उनको बहुत सारे एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। तो वहां पर आप इजीली ये कोर्स करने के बाद अपना रिज्यूमे देकर अपना एप्लीकेशन करके इजीली वहां पे सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मार्केटिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर, दैट इज अ मार्केटिंग ऑफ लोन्स, ठीक है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, कस्टमर मिलने में थोड़ी सी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आप लोन की मार्केटिंग करोगे तो आपको कस्टमर बहुत ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। आप अगर 10 में से 10 लोगों को बोलोगे कि सर आपको लोन चाहिए, तो उसमें से 8 लोग डेफिनेटली हाँ बोलेंगे, हाँ सर चाहिए, ठीक है। लेकिन कितने लोगों के पास वो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, कितने लोग उस लोन को लेने के कैपेबल है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेगमेंट, ठीक है। तो एनबीएफसी में जो हम प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं, तो वहां पर आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कितने लोग उसमें से कैपेबल है वो लोन का फुलफिल करके उसको प्रॉपरली रिपेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो लोन देना नहीं है, उसको रिपेमेंट भी करवाना किसका काम है, एनबीएफसी का काम है। तो कितने लोग उस कैपेबल है कि वो लोन लेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग फी वगैरह है वो देकर वो कितने लोग लोन उठाएंगे, उसके बाद ही आपका क्या होगा एक्चुअल सेल्स में। तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कुछ प्रोडक्ट में, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन से एरियाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो बिजनेस लोन, होम लोन्स, ठीक है। तो जितने भी लोन प्रोडक्ट है सबके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लैब वगैरह सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है, ठीक है। तो अगर इफ यू विलिंग टू स्टार्ट अ स्मॉल फाइनेंस बिजनेस, या फिर स्मॉल सेगमेंट में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि रूरल एरिया में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहां पर क्या होता है, अगर आप छोटा सा कोई रूरल एरिया में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट बैंक विल प्रोवाइड यू द लोन और गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन से लोन में किस तरह से सब्सिडीज हो सकती है। अगर कोई रूरल एरिया से है वो उसी, या फिर एग्रीकल्चर एरिया से, एग्रीकल्चर बीएससी वगैरह उसका हुआ है, या फिर कोई सोशल वर्क से है, तो दे कैन गो विद दिस एजेंसी जो कि सब्सिडी बेस पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में करेंगे। मतलब हमारे पास कितने सेगमेंट हो गए, सबसे पहला तो बैंक, दैट इज अ कॉर्पोरेट बैंक हमारे पास ओपन हो गए। उसके बाद हमारे पास हो गए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉर्पोरेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, देयर आर टू अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो ये 3 तरह के बैंक्स हमारे पास अवेलेबल हो गए पहले कोर्स से। दूसरे कोर्स से हमारे पास अवेलेबल हो गए कितने हैं, बहुत सारे एनबीएफसी है मार्केट में, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है, श्रीराम ट्रस्ट, श्रीराम चिट्स, ठीक है, उस सारे वाइड रेंज ऑफ एनबीएफसी अवेलेबल है मार्केट में। तो वो सारे हमारे पास ओपन हो गए, वहां पर जाकर हम इजीली जॉब हमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम ये दो शुरुआत के जब मिलेंगे, शुरुआत के 2 सेशंस में करेंगे, 2 कोर्सेज में करेंगे, जिसके बाद आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा सर प्रमोशंस का क्या, आगे का क्या, ठीक है। तो उसके लिए हमारा तीसरा कोर्स रहेगा, दैट इज एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट, एनसीएफएम का, दैट इज एनएससी सर्टिफिकेशन इन अ फाइनेंशियल मार्केट का बैंकिंग सेक्टर मॉडल, ठीक है। अभी जो पुराने जो 2 कोर्सेज रहेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किए, वो उसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेट एजू मैजिस्टर की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिनके साथ हमारा पास टाई अप नहीं है, वो आपको पूछेंगे कि एजू मैजिस्टर क्या है, ठीक है। तो हम उनको नहीं जानते, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे बैंक के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है, तो वहां से तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि आप कोई अदर छोटे से बैंक में गए, छोटे से एनबीएफसी में गए, तो वहां से वो क्वेश्चन आ सकता है।
तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, तो जेन्युइन सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, दैट इज एनसीएफएम का बैंकिंग सेक्टर मॉडल, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा अलग है। पहले जो दो कोर्सेज है दैट इज अ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कवर किया है कि जो डायरेक्टली आपको जॉब करने के लिए या फिर जॉब में प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए काम में आएगा, वो वहां पर डाटा पूरा कवर किया है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में कि बैंकिंग और इकोनॉमी किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बैंकिंग क्यों इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए बैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह से बैंकिंग का ग्रोथ हुआ है, किस तरह से अलग अलग बैंक स्टेब्लिश हुए हैं, और किस तरह से वो कौन से सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमिक के बारे में। उसके बाद डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट किस तरह से होते हैं, नॉमिनेशन उसका किस तरह से, मतलब बैक ऑफिस के जो भी वर्क रहेंगे, ठीक है, बैक ऑफिस का वर्क, उसी के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन, अगर किसी का नॉमिनी अपॉइंट करना है, किसी को डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में, ठीक है, तो डिपॉजिटर्स के लिए कोई का कुछ इंश्योरेंस रखा जाता है। मान लीजिए एक बैंक है, वो बैंक डूब गई, ठीक है, तो वहां पे जो डिपॉजिट्स होंगे, हर एक के डिपॉजिट का 5 लाख का इंश्योरेंस करा के रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बैंक कस्टमर रिलेशनशिप, जो अगर आप एक्चुअल बैंक में काम कर रहे हो तो वहां पे कस्टमर के साथ आपको किस तरह से रिलेशनशिप रखना है, उनके साथ किस तरह से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन या फिर जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से रहने चाहिए, ये डिस्कशन यहाँ पे होगा। उसके बाद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ बैंकिंग इंडस्ट्री, जो बैंक के बिजनेस के लिए और उसी तरह से इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए, बैंक का बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जरूरी है, दैट इज एनपीए। एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सिक्योरिटाइजेशन, अगर कोई एनपीए हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास कौन से ऑप्शन है, ठीक है। किसी ने बैंक से लोन लिया है, वो लोन अगर वो चुका नहीं सकता, वो एनपीए हो गया, ठीक है, मतलब वो लोन चुकाने में उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके रिवाइवल के लिए हमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, दैट इज अ सिक्योरिटाइजेशन। तो उनको हम कुछ रिस्ट्रक्चर करके देंगे, उनको हम कुछ फैसिलिटीज देंगे, उनको बोलेंगे ईएमआई कम करवा लो, धीरे धीरे पे करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड रेगुलेटरी फॉर्मवर्क्स, ठीक है। तो एज अ बैंक करके हम कामकाज करते हैं, तो किस तरह से कौन से रेगुलेशन हमें डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला रेगुलेटर हमारा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में हम डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी टू इंटरप्ट, ओके। तो एनपीए एंड सिक्योरिटाइजेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जिसमें आएगा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सारे रूल्स रेगुलेशन, किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को एज ए बैंक करके फॉलो करना है, तो उस बारे में हम डिस्कशन इस मॉड्यूल में करेंगे, ठीक है। तो पहले जो 3 मॉड्यूल जो रहेंगे उसमें हमारा क्या खुल गया, तो उसमें हमारे जितने भी बैंक्स हैं वहां पर जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई, एनबीएफसी में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, ओपन हो गई, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग और फाइनेंस, ठीक है, बैंकिंग और लोन सेगमेंट में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी, ठीक है। उसके अलावा भी फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी बैंक्स बहुत सारी एंटिटी हो सकती है, तो उसमें नेक्स्ट रहेगा दैट इज अ ब्रोकिंग, ठीक है। तो ब्रोकिंग, अगर किसी को ब्रोकिंग में कामकाज करना है, ठीक है, तो ब्रोकिंग के लिए आपको जो एक इंपॉर्टेंट मॉडल जरूरी रहेगा दैट इज अ इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन, ठीक है, दैट इज अ हॉट टॉपिक इन द स्टॉक मार्केट। तो शेयर मार्केट में आज के डेट में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं, दैट इज एफएनओ में हो रहे हैं। और अगर आपको किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर कामकाज करना है, अपना ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर किसी भी तरह से अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है, दैट इज इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट। सिंपली आपने सुना होगा कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है। तो फ्यूचर ऑप्शन कॉल पुट आप सभी ने सुना होगा, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दैट इज द फर्स्ट, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे क्यों रखा गया है, दैट इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय द ऑल ब्रोकिंग हाउस और एज पर सेबी या फिर एनएससी, ठीक है। तो यही क्यों रखा गया है, बिकॉज ऑफ द जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया का
जो सबसे बड़ा, ठीक है, इंडिया का जो NSE है, दैट इज इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक ब्रोकिंग स्टॉक एक्सचेंज है, वो आज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बन चुका है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है? दैट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और उसी के साथ साथ ब्रोकिंग इंडस्ट्री में अगर आपको किसी भी तरह का एंट्री लेवल पे काम करना है तो आपको इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेट क्या रहेगा? कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। तो आपका कौन सा तीसरा सेगमेंट खुल गया? तो तीसरा सेगमेंट आपका ओपन होने वाला है, दैट इज द ब्रोकिंग। ठीक है, तो ICICI सिक्योरिटीज, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, या फिर किसी भी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आपको किसी भी तरह से काम करना है तो फिर आपको वो भी सेगमेंट खुल गया। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्कस करेंगे? इसमें जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं तो सब कुछ डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इक्विटी डेरिवेटिव हमारा स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ऑल अदर थिंग्स सेम टू सेम रहेगा फॉर द करेंसी, फॉर द कमोडिटीज। ठीक है, तो करेंसी डेरिवेटिव करना है या फिर कमोडिटी डेरिवेटिव करना है तो 90% चीजें वहां पे सेम टू सेम ही रहेंगी जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि वॉइस में कुछ इश्यूज आ रहा है। आई थिंक मेरे तरफ से कोई भी इशू नहीं है। आप अपना इंटरनेट को चेक कीजिए। ठीक है, जिसको भी वॉइस इशू आ रहा है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इंटरनेट को चेक कीजिए। ठीक है, तो ये कोर्स में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्यों डेरिवेटिव को स्टार्ट करना पड़ा, क्यों डेरिवेटिव को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में स्टार्ट किया गया, हेजिंग क्या होती है, ठीक है, स्पेकुलेशन क्या होता है यूजिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हॉट टॉपिक इन द मार्केट दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो कॉल पुट, इन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री इंडेक्स, निफ्टी क्या है, ठीक है, सेंसेक्स क्या है, किस तरह से निफ्टी कैलकुलेट होता है, किस तरह से सेंसेक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इस सबको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे हमारे इस डेरिवेटिव चैप्टर में, डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन में, जो कि प्लान किया जाएगा NISM से। तो NISM का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जो कि एक सब्सिडरी कंपनी है सेबी की, जो कि फाइनेंशियल मार्केट में लोगों को एजुकेशन करने का एजुकेशन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वेरियस अलग अलग कोर्सेस प्लान करती है। तो उस इंस्टीट्यूशन से हम क्या करेंगे? ये सर्टिफिकेट पास करेंगे। ठीक है, तो उसमें फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के बारे में हम सीखेंगे, और ऑप्शन दैट इज कॉल पुट, डिटेल में इस बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर द जॉब्स इन अ ब्रोकिंग। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो हमारा सर्टिफिकेशन रहेगा दैट इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, जिस तरह से ब्रोकिंग हमारा एक सेगमेंट ओपन करने के लिए हमने इक्विटी डेरिवेटिव ऐड किया, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट सेगमेंट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री आज के डेट में दैट इज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के अगर हम बारे में बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो लोगों का टोटल अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्टेड है आज के डेट में, दैट इज अ टोटल AMU, असेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, असेट अंडर मैनेजमेंट दैट इज अ 52.7 लाख करोड़। ठीक है, तो 52.7 लाख करोड़ ये फरवरी मंथ का है। ठीक है, मार्च मंथ का अभी मार्च मंथ फिनिश हुआ है तो उसका डाटा अभी आने का है, लेकिन ये जो 52.7 लाख करोड़ है दैट इज AMU, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक ओवर देयर। ठीक है, तो असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है? 52.7 लाख करोड़। ठीक है, तो इतना क्या है, यहाँ पर इतना लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम मंथली SIP की बात करते हैं तो मंथली हर महीने लोग कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू द SIP, दैट इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज 18,838 करोड़। ठीक है, तो 18,000 करोड़। ठीक है, 19,000 करोड़ हम पकड़ते हैं, 19,000 करोड़ रुपीस हर महीने लोग SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये सिर्फ इंडस्ट्री का 3 से 4% या 5% है। जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया का है तो उसमें से सिर्फ 4 या 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो चौथा सेगमेंट हमारा ओपन हो रहा है, दैट इज असेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है। तो देर आर 44 to 46 म्यूचुअल फंड कंपनीज इन इंडिया, जो कि अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस चला रहे हैं, अपना म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी उनको जॉब्स के लिए एग्जीक्यूटिव चाहिए। वहां पर अगर आप हमारा ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास करके आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है, दैट इज अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग इन असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है, तो असेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब SDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, तो बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज है। अगर किसी के भी पास
आपको किसी भी तरह का जॉब करना है, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, सेल्स, किसी भी तरह का जॉब करना है तो आपको म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन कंपलसरी, ठीक है। तो वाइड रेंज ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, वहां पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है, वहां पर वो जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको क्या हो सकता है, म्यूचुअल फंड, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, तो वो भी आपका क्या हो गया, सेगमेंट खुल गया, ठीक है। तो कौन से जॉब हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज अ बैंक इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और जो भी छोटी मोटी पत्र संस्था वगैरह होंगी वो सब कुछ हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। दूसरा, एनबीएफसी, वाइड रेंज ऑफ एनबीएफसी हमारे पास अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल है, वहां पे बहुत सारे स्टाफ की जरूरत है, वहां पर आपके लिए सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे वहां पर जॉब करने। तीसरा, ब्रोकिंग, बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेस अवेलेबल है, पीएमएस अवेलेबल है, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, ठीक है, बहुत है, वहां पर आपके लिए सारे ओपन डोर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद असेट मैनेजमेंट कंपनी, तो लगभग 45-46 के आसपास असेट मैनेजमेंट कंपनीज इंडिया में अवेलेबल है, वहां पर भी आपके पास डोर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन में हम डिस्कशन करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत किस तरह से की जाती है, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, रिस्क के बारे में, और उसके बाद जॉब्स अवेलेबल, उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी फॉर्मवर्क, सेबी के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी हमारे कैपिटल मार्केट को किस तरह से रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक किस तरह से रेगुलेट करता है, तो ये सारे रेगुलेटरी फॉर्मवर्क, इन सारे इंडस्ट्री के बारे में हम ये ओपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ऑल अबाउट द म्यूचुअल फंड हम डिस्कस करेंगे हमारे 5th कोर्स, ठीक है। 6th कोर्स हमारा जो है दैट इज एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल का काम, एक्सेल तो अगर कोई आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कॉलेज कर रहे हो, अगर आपको डाटा एंट्री करना है, चार्टिंग करना है, रिपोर्ट्स बनाना है, डाटा मैनेजमेंट करना है, या फिर किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप मान लीजिए कोई रिसर्च में काम कर रहे हो और कोई रिसर्च का डाटा भी अगर आपको मेंटेन करना है, तो एक्सेल इज यूजफुल फॉर एवरीवेयर, ठीक है। तो एक्सेल के जो भी एक्सेल बिगिनिंग टू एडवांस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वो आपको कहाँ पर यूजफुल होगा, एनी ऑफ द इंडस्ट्री, अगर आप कोई भी जॉब पे, कोई भी इंडस्ट्री में, कहीं पर भी कोई भी अगर कामकाज करते हो, तो एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक्सेल में अभी आपको काम करने के लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग रहे हैं, तो कुछ टेक्निक के थ्रू आप उसको 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक्सेल बिगिनिंग टू एडवांस। तो इसके पहले के जो भी 4-5 कोर्स हमने डिस्कस किए, वो मैं आपको ट्रेन करूंगा, जो भी हमारे वीकली 4 सेशन होंगे उसमें, ओके। और उसके साथ साथ जो 1 सेशन आप करेंगे सैटरडे संडे का, उसमें एक्सेल बिगिनिंग टू एडवांस का सेशन रहेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपके तरफ से आए थे कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करना है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे एनबीएफसी करना है, तो बहुत सारे, अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सिर्फ और सिर्फ वो करना है। तो क्यों हमने पैकेज बनाया है कि ये पैकेज स्टडी करने के बाद आपको 100% जॉब मिलना ही चाहिए, आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर आप 40% भी करेंगे, 20% भी करेंगे, तो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। जितने भी हमारे इंडस्ट्री है, आपको फॉर एग्जांपल एनबीएफसी में जॉब मिल गया, ठीक है, एनबीएफसी में एज आपको लोन डिपार्टमेंट जॉब मिल गया, लेकिन फ्यूचर में तो आपको बैंक में ही आना है। कितने दिन आप एनबीएफसी में काम करोगे, ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कम से कम फ्यूचर में एक्सपांड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए तो कभी ना कभी आपको बैंक में आना पड़ेगा, ठीक है। कभी ना कभी हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए कि आपको ब्रोकिंग में जाना पड़े, ठीक है, कोई असेट पीएमएस में जाना पड़े, दैट इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में जाना पड़े। अगर आप एनबीएफसी में काम कर भी रहे हो, तो क्या गारंटी है कि आपको सेविंग, जो बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट है, उनका नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो पैकेज बनाया गया है, दिस इज अ ओपनिंग डोर फॉर द ऑल फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है। तो जहां पर अगर आप किसी भी एरिया में कामकाज करते हो, तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, और ये सब कुछ आपको यूजफुल होगा, जो आपका पूरा करियर है उसको हेल्प, उसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 कोर्सेस एक्सेल बिगिनिंग टू एडवांस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। आपका जो भी सैटरडे का सेशन होगा उसमें हो जाएगा, या फिर स्वप्निल सर विल कंटिन्यू द सेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर का रह गया, तो
क्वेश्चन आंसर के लिए आपको क्वेश्चन आंसर जो भी आपको स्वप्निल सर ने अभी स्लाइड दिखाया कि आप यू शुड आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका जो हमारा तरीका है, तो हर एक सेशन का जो लास्ट के 10 मिनट रहेंगे दैट इज रिजर्व फॉर द क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है। 10 या 5 मिनट जो हमारा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए हम रिजर्व रखते हैं। यू कैन आस्क द क्वेश्चन ऑफ अ इंटायर इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो भी आपको नॉट रिलेटेड टू द ओनली टॉपिक, अगर किसी को समझना है कि सर रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, किसी को समझना है फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, तो दैट इज नॉट कनेक्टेड विद द आवर टॉपिक। अगर आज हम लोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपका रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन है तो यू कैन आस्क मी इन बिटवीन द सेशन। और अगर आपको अदर देन कोई क्वेश्चन है, सर फिस्कल डिफिसिट समझाए क्या होता है, तो वो आप आखिरी के 5 मिनट में 10 मिनट में जो भी समय रखा जाएगा उसमें डिस्कस कर सकते, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटायर बैंकिंग, इंटायर ब्रोकिंग, पीएमएस, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क इन अ लास्ट 5 मिनट, ठीक है। तो फ्लोर इज ओपन फॉर ऑल, क्वेश्चन इज इनवाइटेड इन आवर ऑल सेशंस, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट हमारा जो भी 5 कोर्सेस हम या फिर 6 कोर्सेस जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में। आगे का सेशन कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर एंड ऑफ द सेशन जो हमारा आज का सेशन पूरा होने के बाद जब आपको टाइम समय दिया जाएगा उस वक्त भी पूछ सकते हो। आई एम इन द क्लास। तो अभी हैंड ओवर टू स्वप्निल सर। सर प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। मेरे सेशन के बारे में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं चैट बॉक्स कंटिन्यू पे कर रहा हूँ। स्वप्निल सर का सेशन कंटिन्यू फिनिश होने के बाद यू कैन आस्क इन अ माइक आल्सो। स्वप्निल सर प्लीज कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू योगेश सर। आई होप योगेश जी ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अभी अभी वो सबको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इससे पहले शायद आपने इस तरीके से डिटेल डिस्कशन या डिटेल टॉपिक्स का कभी कुछ देखा नहीं होगा इससे पहले इन टॉपिक्स के बारे में, पर्टिकुलरली इन कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं। योगेश जी ने आपसे जितने भी अभी कोर्सेज का डिटेल डिस्कशन किया है वो डिटेल डिस्कशन पर्टिकुलरली उन कोर्सेज के बारे में था जो कि हमारा एक्चुअल डोमेन है और उसी के बेसिस पे आपको जॉब लगेगी, नो डाउट। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पैरामीटर्स होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं एज करियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें हमारा इंटरव्यू देना होता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमें उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें से देखते हैं, फर्स्ट वन इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हमें एक दिन अगर इंटरव्यू देना है तो वी मस्ट आवर पर्सनैलिटी, और अगर हमें हमारी पर्सनैलिटी में कुछ भी थोड़ा सा माइनर सी ऐसी कुछ चीजें है हमारे इसमें, इट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल, ओके। तो उन चीजों को हमें अभी ठीक करना ही होगा, ओके। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी भी टिप्स आपको बीच बीच में एक दिन दी जाएगी, इसके भी सेशंस होगी। इसके अलावा सेकेंड वन, वेबिनार ऑन द करंट डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर। ये जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि हमारी तरफ से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कि ओवरऑल व्हाट आर द सिनेरियो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने योगेश जी का लेक्चर ठीक से सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि म्यूचुअल फंड सेक्टर अभी भी सिर्फ 3 to 5% ही है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 to 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं। मतलब समझाओ मैं, अगर आप 100 लोगों को रैंडमली पकड़ लेंगे तो उनमें से सिर्फ 3 से 5 लोग ही ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप सोचिए 95% लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। तो क्या लगता है आपको, जो कंपनियां काम कर रही है आज की डेट में उनके लिए कितना बड़ा मार्केट है? इट्स कम्प्लीटली ओपन, और उन्हें कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी अगर उस मार्केट को क्रैप करना है तो। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। अगर हम लोग 5% भी और आगे बढ़ाना चाहे तो कितने ज्यादा एम्प्लॉय लगेंगे इन्हें, और कितना ज्यादा वो अमाउंट होगा जो कि डेली इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड में, ओके।
आगे बढ़ते हैं, एक्सेल फॉर फाइनेंस। ओके, इट्स रिलेवेंट टू फाइनेंस। हम जो भी पढ़ेंगे एक्सेल में, इट्स गोइंग टू बी रिलेवेंट टू फाइनेंस। ओके, और उसका फाइनेंशियल सेक्टर में काम पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, इंटरव्यू टेक्निक्स एंड ग्रूमिंग ऑल्सो, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन इंटरव्यू टेक्निक्स के साथ में ग्रूमिंग का भी एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, और ये सारी चीजें एडिशनली आपको दी जा रही है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। वो जो भी पेमेंट्स होगा वो उसी में इंक्लूड है, सारी की सारी। ओके, आगे बात करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ये जो नंबर्स दिए हैं आप इसे नोट डाउन कर ले। हमारा जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कर ले, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप इन नंबर्स पे फोन कीजिए। हमारी जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी, आपको सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान करेगी। ओके, आई होप अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर पॉसिबल होगा तो आप मुझे डायरेक्टली अभी पूछ सकते हो। मैं मोहन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी के जो माइक्स है वो अनम्यूट किए जाए। ओके, वन क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। आपका माइक को अनम्यूट करने की परमिशन सबको दे दी गई है। एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि सर एज क्या है, एज क्या रहेगा, कि कौन सा एज तक हम वहां पर जा सकते हैं बैंक में जॉब करने के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द डिपेंड ऑन द कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कौन से कंपनी में आपको जॉब करने के लिए जाना है, वहां पर ये डिपेंड रहेगा कि वह कहाँ तक अलाउ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी का एज बहुत ज्यादा अगर है, ठीक है, मतलब 45-50 अगर है, तो ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ठीक है, तो ब्रोकिंग में भी हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज एन सब ब्रोकर। हम म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अवर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। उसी के साथ साथ हम लोन में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोन में भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी कंपनी की या फिर किसी बैंक की, एनबीएफसी की एजेंसी लेके या फिर सारे बैंक्स की एजेंसी लेके आप अपना लोन प्रोवाइडिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जॉब्स तो आपके लिए ओपन है ही है, सारे इंडस्ट्री में, जितने भी इंडस्ट्री में हम डिस्कस किया वहां पर जॉब्स तो आपके लिए अवेलेबल है ही है। लेकिन अगर किसी का एज बहुत ज्यादा है या फिर 45 के आसपास उनका एज है, तो जनरली बैंक विल नॉट अलाउ दैट मच अमाउंट। 30-35 अगर है तो नॉट इशू, यू कैन ऑलरेडी इजिली गेट अ जॉब इन अ बैंकिंग और फाइनेंस और ब्रोकिंग। लेकिन अगर उससे ज्यादा है, 40 के आसपास है, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो वहां से भी आपके लिए बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट आप कर सकते हो। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू कैन स्टार्ट बिजनेस इन ऑल सेगमेंट। तो यू कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, you can be a broker, you can also provide the loans to the customers। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है अगर आपका एज इशू आता है तो। थैंक यू योगेश सर। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क मी और दिस फोरम प्लीज। और अगर जिस किसी ने भी अभी तक अपनी जो प्रेजेंट है वो मार्क नहीं की होगी, जस्ट मार्क योर प्रेजेंट। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कोई भी डाउट नहीं है अभी तक? ओके फाइन, थैंक यू सो मच। कल की जो सेशन होगी वो भी इसी तरीके से डायरेक्टली जो है जनरल बैंकिंग का क्लास जो है वो आपका शुरू हो जाएगा, और उसके बारे में जो नोटिफिकेशंस है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी। और अगर अभी तक किसी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। किस तरीके से, आपको वो जो 7 डेज ट्रायल वाला एक इमेज दिखेगा एप्लीकेशन के अंदर, उसके वहां तक पहुंचना है। उसकी एक वीडियो, छोटी सी वीडियो है 3 से 4 मिनट की, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा चुकी है। आप वो एक बार जरूर देखें। उसके अंदर जो भी प्रोसीजर है उसे फॉलो कीजिए, साइन अप कीजिए, लॉग इन कीजिए, और जो भी प्रोसीजर है फॉलो करके फिर आपकी जो लाइव क्लास है वो आपको अटेंड करनी है कल शाम को 7 बजे, डायरेक्टली टू द with the Yogesh sir. Okay, thank you so much to all of you, and good night to all of you, and hope you will be available by tomorrow at 7 p.m. Thank you so much.